हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। और आज हम पढ़ेंगे मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस क्लास शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये अपनी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। तो शुरू करते हैं। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था? मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका उपनाम था शिहाबुद्दीन। ठीक है, इसका उपनाम क्या था? मतलब मोहम्मद गौरी का उपनाम था शिहाबुद्दीन। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये अपना हो गया। इसका सरनेम क्या था? मोहम्मद बिन साय। ठीक है, मोहम्मद बिन साम था इसका सरनेम। ठीक है, मतलब मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन शाम भी बोलते थे इसको। अब बात करते हैं इसके वंश के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं कि ये अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले का आगमन हुआ। जब गजनी वंश का पतन हो गया, मतलब गजनी वंश खत्म हो गया, सब हार गए। ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन सब के पतन के बाद अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौर कबीले का उद्भव हुआ। इसके बाद कौन आया? अपने गौर साम्राज्य आया। ठीक है, यह किस वंश के थे? यह था संसवानी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवानी वंश का था। अब बात करते हैं, गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। मोहम्मद गौरी जो था वो तुर्की राज्य का संस्थापक था। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक था, पर वास्तविक वो मुस्लिम मुस्लिम सत्ता का संस्थापक था। ठीक है, अब बात करते हैं, गौरी ने 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने कब से कब तक आक्रमण किए? 1175 से लेके 1200 ईस्वी तक। यहाँ से अपन याद रख सकते हैं 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गौरी के प्रमुख आक्रमण। गौरी ने कब, कहाँ, कैसे आक्रमण किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गौरी के प्रमुख आक्रमण, पहला मुल्तान विजय। ये गौरी ने कब स्टार्ट किया था? मुल्तान विजय मैंने क्या बोला? भारत पर कब से कब तक? 1175 ईस्वी से 1205 तक किए। तो अब यहाँ पे उसने मुल्तान विजय कब की? 1175 से 1178 ईस्वी तक। ठीक है, मुल्तान विजय। तब से तब तक ये युद्ध चला और उसने यह विजय प्राप्त की। ठीक है, और यहाँ पे है करमाथी मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया। ठीक है, इसने क्या क्या किया? भट्टी राजपूतों को हराया, मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया। कब? 1175 से 1178 तक ये युद्ध चला। ठीक है, मुल्तान विजय का, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा और उसने किसको हराया? करमाथी मुसलमानों को और भट्टी राजपूतों को। चलिए अब बात करते हैं गुजरात अभियान की। तो जस्ट बाद, जैसे ही मुल्तान विजय हुई उसके जस्ट बाद उसने गुजरात अभियान शुरू किया 1178 से। ठीक है, 1178 ईस्वी में। ठीक है, चालुक्य रानी नायक देवी तथा उसके पुत्र भीम द्वितीय मूलराज ने गौरी को हरा दिया। गुजरात अभियान में इसकी हार हो गई। ठीक है, गुजरात अभियान में 1178 ईस्वी में किसने? चालुक्य रानी
नाइक देवी तथा उसके पुत्र भीम द्वितीय। अभी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था भीम प्रथम, और ये कौन है? भीम द्वितीय। उसका मूल नाम है मूलराज। ठीक है, उसने गौरी को हरा दिया। कब? 1178 में। ये याद रखिएगा, सन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री में, तो सन जरूर याद रखिएगा ना, सारे सन ईस्वी वगैरह जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। ठीक है, किसने हराया था? चालुक्य रानी नायक देवी तथा उसके पुत्र भीम द्वितीय ने, उसका नाम मूलराज था, उसका नाम मूलराज भी था। ठीक है, उसने गौरी को हराया। ठीक है, 1178 ईस्वी में। और यह गौरी की प्रथम पराजय थी, मतलब वो हार गया था, उसकी पहली हार थी ये भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब तथा लाहौर अभियान की। अभी पहले क्या क्या चला? पहला चला मुल्तान विजय, जिसमें गौरी जीत गया। फिर चला गुजरात अभियान, उसमें गौरी हार गया, इसकी प्रथम पराजय थी, प्रथम हार थी। अब बात करते हैं पंजाब तथा लाहौर अभियान की। ठीक है, जो कब से कब तक चला? 1179 ईस्वी से। ठीक है, 1179 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक चला। क्या क्या चला? पंजाब तथा लाहौर अभियान। ठीक है, तब उसके शासक कौन थे? मलिक खुसरो। कौन था तब उसका शासक? मलिक खुसरो। ठीक है, तो 1179 ईस्वी में जब पेशावर विजय के बाद 1181 ईस्वी में लाहौर जीता, किसने? गौरी ने। देखिए ये लिखा हुआ है कि 1179 ईस्वी में जब उसने यहाँ जब उसने पंजाब, मैंने बोला ना 78 तक गुजरात अभियान के बाद सीधा 1179 ईस्वी में पेशावर विजय के बाद 1181 ईस्वी में लाहौर जीता। किसने? मोहम्मद गौरी ने यहाँ लाहौर जीता। कब? 81। अब इसके बाद याद रखिएगा, फिर सीधा 1185 में सियालकोट तथा 1186 में लाहौर को पुनः जीता। ठीक है, कब? पहले तो जीता 81 में। ठीक है, फिर दोबारा 85 में सियालकोट। ठीक है, और 1186 में लाहौर को पुनः जीता। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मोहम्मद गौरी ने लाहौर को कब जीता, तो आप उसमें बता सकते हो, सीधा लिख सकते हो कि 1181 में। ठीक है, लाहौर पर विजय की, लाहौर जीता। अगर पूछा जाता है कि लाहौर को पुनः कब जीता, तो लाहौर को पुनः कब जीता था उसने? 1186 में। ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाहौर को कब जीता, तो याद रखिएगा लाहौर को जीता 1181 में। ठीक है, लाहौर को पुनः कब जीता, तो 1186 में जीता। क्लियर? चलिए, भटिंडा विजय। अब इसके बाद सीधा 1189 ईस्वी में भटिंडा विजय। ठीक है, लाहौर को केंद्र बनाकर, क्योंकि लाहौर तो पूरी तरह से उसका हो गया था, गौरी का। ठीक है, तो उसको ही केंद्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के अधीन भटिंडा दुर्ग को जीता। जो पृथ्वीराज का हुआ करता था, जो उसके अधीन था, दुर्ग, भटिंडा का दुर्ग, उसको भी उसने जीता। कब? 1189 में। ठीक है, इसके बाद यह तराइन युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है, तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं कि लाहौर को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के अधीन भटिंडा के दुर्ग को गौरी ने जीता था। ठीक है,
या शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि यह तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो भटिंडा विजय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन भटिंडा दुर्ग को जीता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1191 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, हरियाणा, है ना। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को दूसरी बार भारत में पराजित किया। पहले भटिंडा को किसने जीता था, गौरी ने जीता। उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में क्या किया, प्रथम युद्ध में गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को दूसरी बार भारत में हराया। पहले कब हराया था, अभी अपन पढ़ चुके हैं कि प्रथम युद्ध में कब हराया था। प्रथम युद्ध में कब हराया था, अपना गुजरात अभियान में। ठीक है, इसको रिवाइज भी करते जाना जिसमें आपको याद रहे कि प्रथम कब हारा था गौरी, गुजरात अभियान में। ठीक है, और दूसरी बार कब हारा है, पहला तो हारा गुजरात अभियान में, और दूसरी बार कब हारा है, अपना तराइन के युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, जस्ट 1900, कब हुआ, 1900 सॉरी 1100, पहले 91 में हुआ था। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में। ठीक है, 1192 में हुआ है। चलिए, तो अब इसको देखते हैं। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक पराजय। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं। ठीक है, तो निर्णायक विजय का मतलब होता है अंतिम पराजय, मीन्स फिर उसके बाद लड़ने का कुछ नहीं बचता है। वो उसने उसको बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को। निर्णायक विजय मतलब वही, उसने परमानेंट उसको बंदी बना लिया, उसको कैद खाने में रखा, और फिर उसको बहुत बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया गया था। ये तो सभी को पता होगा। चलिए, ठीक है, गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर फिर क्या किया, झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। गौरी ने गौरी ने कहाँ कहाँ, दिल गौरी ने दिल्ली, झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई, इनका नाम बहुत सुना होगा कि पृथ्वीराज रासो मतलब किसकी रचना है। ठीक है, किसकी है, चंद्रवरदाई की। देखिए यहाँ पे भी है, देखिए पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी पृथ्वीराज की बंदी बनाकर गौर ले गया, जहां चौहान ने शब्द भेदी बाणों से गौरी की हत्या कर दी। तो देखिए क्या हुआ कि गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया, ठीक है, वहां उसको तो बहुत टॉर्चर किया तो किया, है ना, उसकी आंखें वाखें निकाल ली। फिर उसने क्या किया, उसको, खैर ये कैसा है, ये एक काल्पनिक है एक प्रकार से बोला जाए कि उसकी हत्या मतलब उसको कैसे वो मरा, अपने आप मरा था गौरी। पर यहाँ कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ शब्द ऐसे थे कि उससे सहन नहीं हुए और गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, यह एक कोरी कल्पना है। यहाँ पे भी लिखा गया है कि यह एक कोरी कल्पना है, क्या, कि शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने क्या किया,
गौरी की हत्या कर दी। पर वो कैसे मर गया था? उसको कुछ चीजें दिल में इतनी चुभ गई कि वो मर गया। यह एक कोरी कल्पना है, बोला जाता है ऐसा। चलिए अब बात करते हैं चंदावर का युद्ध, जो कहाँ हुआ? कन्नौज। ठीक है, चंदावर का युद्ध कहाँ? कन्नौज। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। गहडवाल वंशी राजा जयचंद्र को हराया। ठीक है, जयचंद्र को हराया किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद इस विजय के बाद गौरी ऐबक को वायसराय नियुक्त कर गजनी लौट गया। कौन? मोहम्मद गौरी। इस विजय के बाद जब उसने चंदावर का युद्ध लड़ा तो जयचंद्र को हराया। जयचंद्र को हराने के बाद उसने क्या किया? इसकी उसकी विजय हो गई गौरी की। उसमें ऐबक को वायसराय नियुक्त करके वह अपने देश, अपने प्रांत में, कहाँ? गजनी लौट गया। इसके बाद ऐबक ने गौरी के जाने के बाद गुजरात, बुंदेलखंड व रणथंभौर, अजमेर को जीत लिया। ठीक है, उसने ऐबक ने क्या किया? गौरी के जाने के बाद अजमेर, बुंदेलखंड, गुजरात, रणथंभौर, यह सब जीत लिया। गौरी के अन्य सेनापति, ठीक है, गौरी के अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने क्या किया? 1197 ईस्वी तथा 1202 ईस्वी में बंगाल को जीता। कब जीता? किसने? गौरी के अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी। गौरी का और सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसने 1197 तथा 1202 में किसको जीता? बंगाल को जीता। इसके बाद 1197 में बिहार को और 1202 में इसमें बिहार को जीता। ठीक है, और इसमें बंगाल को जीता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? गौरी का सेनापति था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। फिर हुआ क्या? खोखर विद्रोह। कब हुआ? 1205 पंजाब में खोखर विद्रोह। गौरी इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं भारत आया। गौरी पहले चला गया था। ठीक है, गौरी पहले चला गया था, पर जब खोखर विद्रोह हुआ 1205 में पंजाब में, तो गौरी इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं भारत दोबारा आया। ठीक है, तो उसकी मृत्यु कब हुई? इसमें बताया जाता है उसकी मृत्यु कब हुई थी। 15 मार्च 1206 में वापस गौर लौटते समय सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर डाकुओं के हमले में की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 15 मार्च 1206 में वापस गौर लौटते समय सिंधु नदी के पास, ठीक है, सम्यक नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इसके आगे पढ़ेंगे गौरी के आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए। तो गौरी के आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए? भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, क्योंकि वह वास्तविक शासक था मुस्लिम सत्ता का। तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। प्रशासन की भाषा फारसी हो गई, है ना। भारत में नवीन नगरों की स्थापना हुई, छोटे छोटे नगरों की स्थापना हुई। ठीक है, मोहम्मद हबीब ने इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। किसने दी? नगरीय क्रांति की संज्ञा
मोहम्मद हबीब ने से नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। गौरी के कन्नौज विजय के बाद सिक्के जारी किए जिनके एक और देवी लक्ष्मी की आकृति तथा एक और कलमा खुदा हुआ था। मतलब एक और लक्ष्मी जी की आकृति थी और एक और उर्दू में कलमा लिखा हुआ था। ठीक है, ये गौरी के चलाए हुए सिक्के थे। गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोइजुद्दीन चिश्ती भारत आए। गौरी के साथ कौन आया? गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोइजुद्दीन चिश्ती भारत आए। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये क्या थे? अपने गौरी के आक्रमण के परिणाम थे। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, लिखिएगा, है ना। और जो समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, है ना, जो भी समझ नहीं आया हो। और बीच बीच में आप पीछे कर करके वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ से आपको समझ ना आया, कुछ कंफ्यूजन है ना, जो भी लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज की वीडियो अलग से आपके लिए बना दी जाएगी अगर आपकी कोई क्वेरी हो रही होगी तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर दीजिए। और थैंक यू।